मैं क्या बता रहा था कि हमने वहां पर देखा कि ऊपर नीचे आमने सामने इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 था, लेकिन जो फर्स्ट फेज था, इधर वाला फेज, ठीक है, और जो इधर वाला फेज था सामने वाला, इसके साथ हमने देखा था कि जब इसको हमने दोनों को काउंट किया, हाँ वो वही मैं बता रहा हूँ, इसके साथ जो हमने देखा था, वो हमने देखा था कि फ्लक्स कितना आ रहा था, 0 आ रहा था। 0 आने के लिए मतलब हमने यहाँ बोल दिया फ्लक्स Ex था, और यहाँ पे हमने बोल दिया था Ex। तो हमने ये बोला था कि Ex, यहाँ से अगर हमने देखा एरिया वेक्टर ऐसा था, यहाँ से हमने देखा एरिया वेक्टर ऐसा था। तो Ex, E डैश एक्स dA cos 180, क्योंकि ये पूरा क्या है, इधर से जाके पूरा पैरेलल पाइप का वो बन रहा था ना, सरफेस ऐसा, ठीक है, बीच में ऊपर के लिए, नीचे के लिए 0, आमने के लिए, सामने के लिए 0, प्लस Ex dA cos 0 इक्वल टू 0 था, ठीक है। तो ये हम बोल सकते हैं E डैश एक्स माइनस प्लस Ex इक्वल टू 0। तो हमने बोला था E डैश एक्स इक्वल टू Ex हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से दो बातें निकल करके आ रही है। पहला, हो सकता है दोनों 0, बोथ आर 0, ठीक है, क्या बोथ है सेम वैल्यू, ठीक है। अगर सेम वैल्यू है मतलब हमारा फील्ड कैसा है, फील्ड हमारा स्टैटिक है, जो कि x के साथ वैरी नहीं कर रहा है। और हमने क्या पढ़ के रखा था कि E इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, एक्स बढ़ेगा तो E बढ़ना चाहिए, मतलब यहाँ पे सेम वैल्यू तो हो नहीं सकती है, क्योंकि तो यहाँ पर भी वही वैल्यू, यहाँ पर भी वही वैल्यू, मतलब फील्ड की वैल्यू चेंज नहीं कर रही है। और मैक्सवेल ने ऐसा बोला कि जो हमने थोड़ा सा देखा था ना, डी बाई डी टी करके देखा था हमने, कि वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ना, ठीक है, तभी वो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा आगे में, ठीक है। जो हमने देखा था ना दो इक्वेशन, कि डी ई बाई डी टी था, ठीक है, और यहाँ पे था फिर इंटीग्रेशन ऑफ बी डी एल था, मतलब वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है मैग्नेटिक फील्ड। वेव के प्रोपोगेशन के लिए एक फील्ड दूसरे फील्ड को बनाता है, लेकिन वो फील्ड की कैरेक्टरिस्टिक क्या होनी चाहिए कि वो फील्ड वैरी करना चाहिए। अगर वो फील्ड वैरी नहीं कर रहा है, ठीक है, कांस्टेंट रह रहा है एक लोकेशन पे, ठीक है, तो हम क्या देखेंगे कि वो नहीं बना सकता है, वो क्या कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं बना सकता है। तो बोथ हैव सेम वैल्यू, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, दिस इंप्लाइज फील्ड इज स्टैटिक, ठीक है, फील्ड इज स्टैटिक, सो इट कैनॉट प्रोपोगेट ए वेव। वेव को आगे बढ़ाने के लिए कैसा फील्ड चाहिए हमको, वैरी, ठीक है। बोथ आर 0, अगर दोनों 0 है, हमने बोला यहाँ पर भी फील्ड 0 है, यहाँ पर भी फील्ड 0 है, ये वाला एक्सेप्टेबल है। ये वाला हमने क्या बोला, एक्सेप्टेबल है। अब बोलोगे फील्ड मतलब 0 हो गया, तो इसका मतलब क्या हो समझना, देयरफॉर 1 इज एक्सेप्टेबल। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा x पे कोई फील्ड नहीं है, फील्ड हमारा कहाँ पे, y, हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई भी हिस्सा अलोंग x नहीं है, जिधर वेव ट्रेवल कर रही है ना, उस डायरेक्शन में हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई भी हिस्सा नहीं है। हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड का हिस्सा किधर होगा, मतलब y में होगा या z में होगा, x पे तो कंपोनेंट 0 है, ठीक है, which implies that E vector is along in direction perpendicular to direction of wave propagation। वेव किधर प्रोपोगेट कर रही है, अलोंग एक्स, तो उसकी कैसा है ये, परपेंडिकुलर, ठीक है। तो हमारा हम ट्रांसवर्स वेव एक ऐसी वेव होती है जिसमें क्या, या कोई वेव ऐसी वेव होती है ट्रांसवर्स वेव, जिसमें पार्टिकल वेव जिधर ट्रेवल कर रही है, एनर्जी जिधर फ्लो कर रही है,
उसके परपेंडिकुलर होना चाहिए पार्टिकल का ऑसिलेशन या इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड का ऑसिलेशन। और यहाँ पे एक बात क्लियर हो रही है कि वेव जा रही है एक्स में और हमारे अलोंग एक्स में ई एक्स या ई एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है, 0 आ रही है। मतलब इधर वेव जा रही है, उधर किसी भी तरह का इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, ठीक है। उधर इलेक्ट्रिक फील्ड है, लेकिन उस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड है मतलब क्या, इसका प्रूफ है कि हमको कुछ वो एक्शन करके दिखा रहा है, कोई बल्ब, कोई वो मोबाइल चला के दिखा रहा है, रिंग बजा के दिखा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, हमको पता है। लेकिन अलोंग एक्स कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। अगर अलोंग एक्स नहीं है मतलब कोई चीज अलोंग एक्स कब नहीं होगी, जब उसका कोई कंपोनेंट ही नहीं होगा अलोंग एक्स। वो कंपोनेंट कब नहीं होगा, जब वो चीज हमारे एक्स के परपेंडिकुलर हो। मान लो अगर ये एक्स ऐसा है, हमारा वाई में ऐसा है, ठीक है, इलेक्ट्रिक। तो इसके लिए इसके ये ई कॉस 90 कितना हो जाएगा, 0। कब यहाँ पे अलोंग एक्स यहाँ पे ई का कोई हिस्सा नहीं होगा, जब ई इसके परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। बस ये हमारा प्रूव हो गया कि जो हमारा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है वो कैसा होता है, उसका नेचर कैसा होता है, वो ट्रांसवर्स, ठीक है। हालांकि हमारे एग्जाम में इसके आने के चांसेस बहुत कम है, ठीक है। लेकिन अगर आ भी जाता है तो तुमको इसको लिख के आना चाहिए। सिंपल सी बात है, करना क्या चाहिए, एक पैरेलल पाइप बना देना, ठीक है। उस पे दिखा देना कि चार्ज सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 होगा। क्यों 0 होगा, बिकॉज चार्ज सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कांस्टेंट होगी, ठीक है। और बाकी दो सरफेस पे दिखा देना कि उसका सम 0 आ रहा है, तो ई एक्स और ई डैश एक्स ले लेना। ई एक्स ई डैश एक्स की जो वैल्यू होगी वो बराबर आएगी, मतलब या तो वो दोनों 0 है, नहीं तो दोनों बराबर है। दोनों बराबर तो हो नहीं सकते, मतलब वो स्टैटिक फील्ड है, वो वेव प्रोपेगेट कर नहीं सकती है। इसका मतलब क्या होगा कि वो वहां पे उनकी वैल्यू 0 है, उनकी वैल्यू 0 है, मतलब वो इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एक्स एक्सिस 0 है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड किधर एग्जिस्ट करता होगा, परपेंडिकुलर टू एग्जिस्ट करता होगा। परपेंडिकुलर एग्जिस्ट करता है, इसी बात को छिपा हुआ कि वेव ट्रांसवर्स। अच्छा, उसके बाद अब देखो आगे अब देखना, इसमें जो है ना तुम लोग को खाली अब आगे वाले पार्ट में ना याद कर जाना तुम लोग को, ठीक है, चीजों को। तुम्हारे एग्जाम में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का जो आएगा ना, उसमें गामा रेज, एक्स रेज, ठीक है, अल्ट्रा वायलेट, विजिबल, इंफ्रारेड रेज, माइक्रोवेव्स, रेडियो वेव्स, लॉन्ग वेव्स, ठीक है। इन सब की वेवलेंथ तुम लोग याद कर जाना, ठीक है। अगर वेवलेंथ याद है तो फ्रीक्वेंसी तुम लोग खुद से निकाल सकते हो, क्योंकि फ्रीक्वेंसी हो जाता है ये सीयू के इक्वल हो जाता है। अगर हमको एक चीज पता है दूसरी निकाल सकते हैं। यूजेज याद कर जाना इसके। इसमें से बताओ, जो मैंने अभी बताया ना तुम लोग को, ई एक्स ई डैश एक्स, उसके आने की चांस 2% होगी, लेकिन उसके यूजेज आने की चांस होती है वो काफी ज्यादा होती है। इसके यूज बहुत कॉमनली पूछे जाते हैं। अगर लॉन्ग क्वेश्चन में अगर आ जाता है डिस्क्राइब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, तो मैं क्लियरली बोलता हूँ, अगर तुमको उसके अलावा कोई दूसरा क्वेश्चन अगर आता है, डेरिवेशन आता है, तो उसको अटेम्प्ट करना। बिकॉज जब तुमसे पूछा जाएगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को डिस्क्राइब करो, तो वहां से टीचर ये एक्सपेक्ट करता है कि तुम उसकी वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, यूजेज सब कुछ लिखो। अब तुमने खाली यूजेज लिख दिया, ठीक है, और उसके इंपॉर्टेंट पार्ट को मिस कर दिया, तो वहां तुम्हारे मार्क्स डिडक्ट हो सकते हैं, ठीक है। इसलिए अगर इस क्वेश्चन को यूजेज तो सबको याद कर जाना और फ्रीक्वेंसी भी याद कर जाना। बाकी मेन यही दो चीज है, वेवलेंथ तुम खुद से निकाल सकते हो। अगर ये लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में अगर आता है तो इस पे तुम्हारे मार्क्स कटने के चांसेस ज्यादा होते हैं, बिकॉज ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। ओके, अब इसमें से देखो कैसे कैसे क्वेश्चन होंगे। देखो एनसीईआरटी में, एनसीईआरटी में तुम्हें क्या एक क्वेश्चन देखना ऐसा दिया गया होगा कि ऐसे एक प्लेट होगी, यहाँ दूसरी प्लेट, ठीक है। और हमें क्या बोला गया है कि यहाँ पे एक ऐसा बोला गया कि दो कैपेसिटर के प्लेट है, दोनों का जो रेडियस है ना वो है 12 सेंटीमीटर, गैप जो इनके बीच का वो है 0.5 सेंटीमीटर। कैपेसिटर इज बीइंग चार्ज बाय एक्सटर्नल सोर्स, ठीक है। चार्जिंग करंट इज 0.15, चार्जिंग करंट कितनी, 0.15 एम्पियर, जिससे ये चार्ज हो रहा है ऐसे करके। कैलकुलेट द कैपेसिटेंस एंड द रेट ऑफ चार्ज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स, ऑब्टेन द डिस्प्लेसमेंट करंट अक्रॉस द प्लेट्स, ठीक है। तो अगर हमसे कुछ भी यहाँ पूछा जाए ना,
कैपेसिटेंस पूछा जाएगा तो एप्सिलॉन नॉट ए बाय बी कर देंगे, बी कर देंगे। वोल्टेज पूछा जाएगा अपने को इसके क्रॉस तो वो क्यू बाय सी हो जाएगा, ठीक है। अब पूछा जाएगा कि यहाँ पे बताओ वोल्टेज जो है किस रफ्तार से इसके क्रॉस चेंज हो रहा है, ठीक है। कैपेसिटेंस पूछा जाएगा, वोल्टेज पूछा जाएगा, तो हम यहाँ पे कैपेसिटेंस निकाल सकते हैं एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी से। क्या बोली, ठीक है। और दूसरा सवाल यहाँ ये पूछा जाएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ V across plates, ये हो जाएगा dV by dt, ये हो जाएगा dQc by dt। तो C को बाहर निकाल दो, dQ by dt क्या हो जाएगा, करंट हो जाएगा ना। तो करंट हमको दिया जाएगा कि कितना करंट यहाँ से फ्लो करवाया जा रहा है, ठीक है। जैसे जैसे चार्ज होगा हम यहाँ से करंट पुट कर देंगे। हमसे पूछा जाएगा कि बताओ यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट करंट कितना होगा, रिवर्स। इसके बाद हमसे ये पूछा जाएगा यहाँ पे कि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट करंट कितना होगा। तो डिस्प्लेसमेंट करंट हमको पता है कि उसका फॉर्मूला जाता है आईडी, ठीक है, और वो हो जाता है एप्सिलॉन नॉट डी फाई बाय डी टी हो जाएगा। और जब हम आईडी निकालेंगे तो आईडी का जगह एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई, फाई ई मतलब हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया, दैट इज एरिया बाहर आ गया, डी बाय डी टी बचा, डी ई मतलब क्या हो गया वी बाय एल, एल भी बाहर आ गया, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेन, क्या बचेगा डी बाय डी टी बचेगा, ठीक है। ये हमारा एक्सप्रेशन हो गया। अब एप्सिलॉन नॉट पता है हमको, एरिया पता है, डिस्टेंस पता है, डी बाय डी टी तो हमने यहाँ से, तो यहाँ पे यहाँ बी आ जाएगा, डी ई था ना, ई को लिख दिया हमने वी बाय एल, तो एल बाहर आ गया डीवी बाय डी टी, डीवी बाय डी टी तो मुझे यहाँ से पता होगा, यहाँ पुट कर देंगे, आ जाएगा आई, ठीक है। याद रखना है कि आईडी का एक्सप्रेशन तो वही है जो हमने सीखा था। हमको अगर फाई ई निकालना है तो हमने क्या किया, फ्लक्स के बदले इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया लिख दिया, एरिया को बाहर निकाल दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड के बदले हमने वी बाय लिख दिया, एल को बाहर निकाल दिया, डीवी बाय डी हुआ, बी के बदले हमने क्या लिख दिया, डीवी बाय डी अपने को पता है, हमने उस फॉर्मेट पे कन्वर्ट कर दिया जिस फॉर्मेट में हमको वैल्यूज को पता है। और एक चीज याद रखना है कि जो डिस्प्लेसमेंट करंट होती है और जो कंडक्शन करंट होती है ये ओबे करती है किरचॉफ के फर्स्ट लॉ। मतलब अगर यहाँ से हमारी करंट जा रही थी 15 एम्प, कितना 0.5 एम्पियर, तो यहाँ जो डिस्प्लेसमेंट करंट मिलेगी वो भी क्या मिलेगी 0.15 एम्पियर, क्योंकि करंट तो ऐसा देखो पूरे पाथ में करंट कैसा रहता है सेम रहता है ना, इसलिए ऐसा नहीं है कि यहाँ पे 0.515 एम्पियर है यहाँ पे करंट बदल जाएगी। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, फॉर्मूला यूज करके आंसर तो आ जाएगा लेकिन हमको चेक करने आना चाहिए कि जो हमारा डिस्प्लेसमेंट करंट आ रहा है क्या वो कंडक्शन करंट के इक्वल है कि नहीं है। अच्छा उसके बाद देखो और किस तरह के क्वेश्चन इसमें आएंगे अपने पास। अपने को ना कभी कभी क्वेश्चन में ऐसा दिया जाएगा कि हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया जाएगा इक्वल टू ई नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, ठीक है। जैसे मैंने बताया भी था अभी कि हमसे बोला जाएगा यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालो तो हम लोग मैग्नेटिक फील्ड बी नॉट को निकाल सकते हैं, ई नॉट इक्वल टू बी नॉट बाय सी इक्वल टू बी नॉट, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं हम लोग, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं, ठीक है। बस इस चैप्टर में ऐसा कुछ अब कुछ ज्यादा कुछ खास नहीं है, ठीक है, हो गया खत्म।
तो इसके साथ ना हमारा फर्स्ट टर्म का जो सिलेबस है ना वो खत्म हो गया, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के साथ अभी नया चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे, रे ऑप्टिक्स। और ना मैं थोड़ा-सा टाइम टेबल में थोड़ा चेंज करने वाला हूँ, ठीक है। मैं तुम लोग को ग्रुप में मैसेज कर दूँगा कि क्या चेंज कर रहा हूँ मैं। क्योंकि मैं थोड़ा-सा टाइम क्या अभी एंट्रेंस की क्लास के लिए निकालूँगा। अभी का ये सब इधर फर्स्ट टर्म का सिलेबस बहुत ज़्यादा भारी था, ठीक है। तो अभी के सेकंड टर्म में इतना नहीं होता है रे ऑप्टिक्स, थोड़े ईज़ी चैप्टर्स होते हैं। तो मैं कुछ ऐसा टाइम शेड्यूलिंग करूँगा ना कि अपना एंट्रेंस में अच्छा खासा समय निकल जाए, ठीक है। मैं अभी क्लास एंड कर रहा हूँ। सर आप ये वीडियो कन्वर्ट कर दो फिर भेज देना लिंक। हाँ, मैं अभी कर देता हूँ। हाँ, आज से स्टार्ट कर दूँगा मैं। कल देखता हूँ, कल कल तो मैं एंट्रेंस की क्लास लूँगा, ठीक है। और कल भी, परसों भी, और उसके बाद एंट्रेंस का टाइम मैं फिक्स कर दूँगा कि अभी क्या रे ऑप्टिक्स पे इतना कुछ नहीं है, ठीक है। चलो मैं अभी क्लास एंड कर रहा हूँ, ठीक है।